स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ रिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का। लोकसभा में लगातार कार्यवाही जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा के दौरान जवाब पेश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले राहुल गांधी के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। भारत अमेरिका डील से लेकर एप्स्टीन फाइल के जिक्र तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सरकार पर आज हमलावर अंदाज में नजर आए। राहुल गांधी ने आज चर्चा के दौरान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर दावा किया कि सरकार ने देश बेच दिया। राहुल के बयानों पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जमकर हंगामा बरपा। वहीं लोकसभा की कार्यवाही अभी जारी ही है और इस बीच राहुल के आरोपों को बीजेपी ने निराधार बता दिया है। आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस केवल झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। चर्चा बजट पर हो रही थी। राहुल यूएस डील से लेकर एप्स्टीन फाइल खोलते नजर आए। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर भटक गए? राहुल गांधी के सनसनीखेज आरोपों पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी झूठ का कारोबार करते हैं। बजट सत्र में चर्चा और हंगामे से इतर भारत अमेरिका ट्रेड डील जो कि 13 फरवरी को लॉन्च होगी, अभी अंतरिम समझौता सामने आया है और इसमें व्हाइट हाउस ने करेक्शन भी कुछ किए हैं। ये पहली बार तो नहीं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है, तो फिर इस बार इतना हंगामा क्यों बरपा? इस अंतरिम समझौते को लेकर क्यों हाय तौबा और पेट में दर्द विपक्ष को? आखिर क्यों? सवाल सत्ता पक्ष से भी कि क्या $500 बिलियन का अमेरिका के साथ व्यापार, भारत को इससे नहीं कोई नुकसान? और सबसे बड़ा सवाल ये कि रूस का तेल, जी हां, रूस की बजाय क्या अमेरिका होगी अब तेल खरीदने की प्राथमिकता? और वेनेजुला से अगर तेल होगा आयात तो क्या इससे भारत को होगा नफा या नुकसान? इन तमाम सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बयान। There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair, to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who आप जो introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी Hardeep Puri है, sir. रानी हो। Hardeep Puri is a member of parliament here. आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। ठीक है सर, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति के आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. Uska saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. अब बेचता कौन है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं। वोल्कर रिपोर्ट, तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को मिले सद्दाम हुसैन के द्वारा, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। किसको बेच रहे थे? इंडो यूएस न्यूक्लियर डील उस समय के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन स्टीवन वाइट के पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बाकायदा न्यूज आई कि कांग्रेस का एक नेता पहुंच के कहता कि हमने सारे पैसे का अरेंजमेंट कर लिया है। और एकमात्र मौका जो सदन के पटल के ऊपर सांसदों ने पैसा रख के कहा कि हमें यह पैसा दिया गया था ताकि उस डील को पास कराया जा सके। कौन देश को बेच रहा था और कौन देश के आगे झुकता था? आपके रक्षा मंत्री सदन के पटल पे कहते थे कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ही नहीं, और देखो आंखें खोल के भाई कि मोदी जी की सरकार में सीमा पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है।
और उसके बाद तय करोगे कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और रक्षा मंत्री ने ए के एंटोनी जी ने कहा था यह हमारी लंबे समय से निर्धारित नीति थी, यानी कोई बाध्यता थी, परिस्थितियां थी, नहीं बन पा रहे थे, ऐसा नहीं। दिस वॉज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि हमें नहीं बनाना है। राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा आज भी देश को समझ में आता है कि विदेशी चीजों के प्रति कांग्रेस पार्टी को बहुत लगाव है और हर विदेशी कंपनी के पक्ष लेना और भारत में भ्रम फैलाना। मैं सब प्रमाण बोलना चाहता हूं। इन लोगों ने पहले क्या कहा था कि एलआईसी बर्बाद हो गई, 4 साल पहले, याद करिए। एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। से भारत की डील पर जो सियासी घमासान है वो तेज होता नजर आ रहा है। आज जहां एक तरफ संसद परिसर के बाहर नरेंद्र सरेंडर की पोस्टर के साथ विपक्षी सांसद नजर आए, वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर आज बजट पर चर्चा हो रही थी और इस दौरान राहुल गांधी जमकर बरसते नजर आए, सत्ता पक्ष को घेरते हुए दिखे। एपस्टीन फाइल का भी जिक्र राहुल गांधी ने किया और इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी राहुल गांधी ने घेरने की कोशिश की। हालांकि उनका ये जो बयान है राहुल गांधी का हरदीप सिंह पुरी को लेकर, एपस्टीन फाइल को लेकर, ये जरूर सदन की जो कार्यवाही है उससे डिलीट कर दिया गया है, लेकिन कई बड़े सवालात यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, अहम सवाल ये कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा से भटक गए या फिर सरकार कुछ छिपा रही है? राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, या फिर ट्रंप से डील में सच में सरकार ने किया सरेंडर? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ रवि प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास पांडे जी, भले ही राहुल गांधी के जो विवादित बयान हैं, टिप्पणियां हैं, वो लोकसभा की कार्यवाही से भले ही डिलीट करा दी जाए, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के पास इसका क्या जवाब है, क्या काउंटर है आपके पास? क्योंकि तमाम बेहद गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, देश बेचने तक की बात कर दी, इसका क्या जवाब देंगे आप? आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। आदित्य जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने, आपने देखा कि जिस तरीके से उनके सांसदों ने संसद के बाहर अपना आचरण प्रस्तुत किया, और ये पहली बार नहीं है, संसद सत्र जब भी आहूत होता है तो राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम सांसद इस तरीके की स्थितियां पैदा करते हैं जिससे संसद को बाधित किया जा सके। और राहुल गांधी जी ने ये कोई पहली बार नहीं किया है, कई बार ऐसा कोई संसद सत्र हो जहां राहुल गांधी के भाषणों के अंश को संसदीय कार्यवाही से ना हटाया गया हो। मुझे याद नहीं बन पड़ता ऐसा कोई भाषण उन्होंने संसद के अंदर दिया हो, ऐसी कोई बात विषय संसद के अंदर रखा हो कि जबकि असंसदीय मानते हुए उनके शब्दों को ना हटाया गया हो। ये बहुत दुखद है। नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी राहुल गांधी जी का ये रवैया निश्चित तौर पर देश के संविधान सम्मत जो विषय है उनके भी विपरीत है, और एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है कि आज का नेता प्रतिपक्ष अपने भाषणों में संयम नहीं बरत पाता है, अपने भाषणों में उग्रता का इतना पुट लेकर के आता है कि वो ये भूल जाता है कि वो संसद में खड़े होकर के नॉनसेंस जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप चाहे ट्रंप ट्रेड, अमेरिका और इंडिया ट्रेड डील को लेकर के तमाम बातें कर रहे हैं, आप तमाम सी बातें करते हैं कि भारत को बेच दिया। अरे भाई, किसे बेच दिया बताइए ना। राहुल गांधी ये क्यों नहीं बताते कि दिल्ली का एयरपोर्ट राहुल गांधी जी ने किसको बेचा था? जरा पूछिए। बंबई का एयरपोर्ट राहुल गांधी जी ने किसको बेचा था? उनकी सरकार थी। किसको बेचा था राहुल गांधी ने? तो ये बात बताने से पहले राहुल गांधी को एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्यों बेचा। जरा एक बार बताएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये सवाल का जवाब आदित्य जी निकल करके सामने आएगा तो स्थिति बहुत हद तक साफ हो जाएगी। विकास पांडे जी, देखिए, आज जो कुछ भी राहुल गांधी ने कहा है सदन में, वो पूरे देश ने सुना है। इससे कैसे पार पाएगी बीजेपी? देखिए, पार पाने की स्थितियां तब होती हैं जब यथार्थ में कोई चीज सत्य के धरातल पर खरी उतरे। राहुल गांधी थोथा प्रोपेगेंडा लेकर के आए और संसद को इस्तेमाल। देखिए, हमेशा मैं कहता हूं, राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो,
अपने नेतृत्व यानी राहुल गांधी को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत से काम किए जाते हैं, और वही काम स्वयं राहुल गांधी भी करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी को स्टेबल नहीं करना चाहते। अभी राहुल गांधी इन प्रोसेस, लीडर इन प्रोसेस है, और वो इस प्रोसेस में लगे हैं कि कैसे भी इस देश में राहुल गांधी स्थापित हो जाए, और उसी तो की ये कड़ी है। स्थापित अब होने उसमें के उन्हें लिए भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, क्या भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आज यही बोलते नजर आए, एक ही बात कि भाई राहुल गांधी की तो राजनीति ही झूठ के बेसिस पे टिकी हुई है, झूठी भ्रामक बातें फैलाते हैं, वो विदेश से प्रेम करते हैं। नहीं, रवि देखिए प्रताप मुझे, सिंह जी, ठीक है, ये जवाब मुझे ले बताने लेते हैं। जी रवि ये प्रताप मुझे- सिंह जी, अच्छा, जवाब दीजिए इस बात का। भाई कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का काम ही यही है, जहरीली बातें उगलते हैं, पहले जहर घोलते हैं और उसके बाद विदेश भाग जाते हैं, झूठ फैलाते हैं। विकास जी से, दोनों से गुजारिश करूंगा कि मैं बड़ी नम्रता और धैर्य से सुना। तो आपने जो प्रश्न हमसे पूछे हैं इसके बीच में मत टोकिएगा, और ये भी फड़फड़ाएंगे नहीं, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। मैं, आपने कहा कि राहुल गांधी एक एस्टेब्लिश नेता नहीं है और उनको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। मैं उनके समर्थन में कहना चाहता हूँ, पिछले 12 साल से जब से भाजपा की सरकार है, एक भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया हो और आज उस पर बैकफुट पे चले गए हो, मैं प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते थे देश को बिकने नहीं दूंगा, अगर एक भी बात कहे हो और आज खड़े हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, देश से माफी मांगूंगा। ये अब बात हो गई कि कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। अब आ जाइए दूसरी बात पे। पहले ये लोग कहते थे कि राहुल गांधी जी बोलते हैं तो हमारी सीटें बढ़ जाती हैं, बोलते क्यों नहीं है? अब राहुल गांधी बोलने लगे तो इन लोगों को बुखार हो कि राहुल गांधी बोले नहीं। अब मैं व्यवस्था की बात करता हूं। 2020 में ओम बिरला जी ने कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान आप उन तमाम विषयों का भी समावेश कर सकते हैं जो इस देश से और इस देश की नीतियों से संबंधित हों। राहुल गांधी जी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपना बयान दे रहे थे तो वो जनरल एम.एम. नरवणे की किताब को कोट ठीक है, कर नहीं रहे देखिए, थे। आज नरवणे का जिक्र राहुल गांधी ने भी नहीं किया है, और आपसे भी मैं यही अपेक्षा करूंगी कि आप मुद्दे पर बने रहिए। हाँ, भटकिए नहीं। अरे अदिति हाँ, सुनिए, ठीक पहले है। सुन लीजिए। तो उस समय कहा गया आप नरवणे की बात नहीं कर सकते, लेकिन आप बात वही करेंगे जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में दर्ज हो। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बोलने लगे तो मोदी तेरी खबर कूदेगी 22 मिनट तक बोले। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं था। नियम के विपरीत जाके, विरोध में जाके निशिकांत दुबे ने बोला था, वो किस नियम के अंदर नहीं था। ठीक अब है, बताइए कि आप आज नियम का उन्होंने- पालन करते हैं ना आज रवि बात है, प्रताप सिंह बिल्कुल जी? करते हैं। कांग्रेस नियम आज का जो पालन बात- करती है, ठीक है, बिल्कुल करती है। और सुनिए, आज ठीक है रवि अब प्रताप आज सिंह जी, आपने- मुद्दे पर आ आप जाते इतनी हैं। तक- भारत अदिति जी अमेरिका तक- भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर तमाम दावे राहुल गांधी आज सदन में करते देखे गए। ये दावा कर दिया कि सरकार ने देश बेच दिया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन तो इसका अब जवाब मैं आपको आपसे इसका- चाहूंगी कि ये जो आपको मैं बड़े- बायलैटरल बड़े एग्रीमेंट तथ्यों हुआ, के साथ इंटरिम जवाब दे एग्रीमेंट, रहा हूं। जिसकी जो इंटरिम एग्रीमेंट हमारे सामने आया है भारत यूएस ट्रेड डील का, उसमें कहा ऐसा जिक्र है कि भारत ने अमेरिका के हाथों देश बेच दिया है, भारत ने सरेंडर कर दिया है। आपका खुद व्हाइट नरेशन हाउस गलत है। मैं जो कहता करेक्शन हूं, इसको करता धैर्य हुआ से नजर आया सुनिए। है। ठीक है, जवाब दीजिए। धैर्य से सुनिए और अपनी अंतराबांत से पूछिए। नंबर 1 है, मैं पहले आता हूं कि ट्रेड डील में ट्रंप ने ये कहा कि आपके पास, यानी हम 5 साल में भारत को $500 मिलियन का व्यापार, मतलब मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर। रवि प्रताप सिंह जी, $1 बिलियन निर्यात करेंगे, यानी 45 लाख करोड़ रुपया हो गया 5 साल में। ये नहीं कहा कि व्यापार करेंगे, ये कहा कि 45 लाख करोड़ रुपया का भारत हमसे सामान खरीदेगा। पहली बात, अभी तक हम ट्रेड के सरप्लस में थे अमेरिका से। जब हम आदरणीय वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया था तब भी हमारे ऊपर टैरिफ 3.31% इंपोज हुआ। जब मनमोहन सिंह जी ने ड्रिल किया था परमाणु का तो उस समय 2.8 के समथिंग आ गया था। आज की तारीख में भी 3% था 3-4 महीना पहले, और हम उनके सामानों पे 12-13% लगाते थे। ट्रंप ने 25% लगाया सबके साथ और उस 25% को घटा करके 18 किया है, जो उसका हाईएस्ट टैरिफ है 19 और 20% 18 सर। जो 25% ट्रंप रवि ने प्रताप सिंह जी 25% सुनिए, लगाया, सुनिए। फिर रशिया से तेल खरीदने की धमकी देते हुए वही भारत के कह ऊपर रहा हूं। 25% और इम्पोज अरे किया। उसके बाद उसने 18% पे आए डोनाल्ड ट्रंप। उसने एडिशनल जो 25%
इम्पोज किया था रसिया से तेल खरीदने के ऊपर, उसको उसने अपने उस ड्राफ्ट के पैरा 4 में कहा है कि कम से कम 10 अधिकारी मॉनिटर करेंगे कि भारत परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अगर रसिया से तेल खरीदता है तो वो हमें रिकमेंड करेंगे और वी हैव अथॉरिटी टू इम्पोज सेम 25% ऑन इंडिया। तो आप ये मत कहिए कि वो 50 था, टैरिफ 25% था, स्पेसिफिक हमारे ऊपर 25 गया था रसिया के लिए। अब आइए रसिया की तेल खरीदते हैं हम। पीक आवर में रसिया से 2 मिलियन बैरल पर डे खरीदते थे, दिसंबर में 1.6 मिलियन बैरल पर डे पे आ गए, जनवरी में हम आ गए 1.1 मिलियन पर डे। रवि प्रताप सिंह जी, नहीं इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपको। रशिया से हमने तेल खरीदना कब शुरू किया था रवि प्रताप सिंह जी, और क्यों खरीदना शुरू किया था? सुनिए, सुन लीजिए, जब रसिया हमको रुपए में तेल देने के लिए तैयार हो गया यूक्रेन के युद्ध के समय, तो हम 30 से 35% तेल खरीदना वहां शुरू किए, रिफाइन करके यूरोप में भी दे रहे थे। और 20% तेल हम खरीदते हैं इराक से, उसके बाद कुवैत से खरीदते हैं हम, फिर यूएई से खरीदते हैं और 10% अमेरिका से भी खरीदते हैं। अब जब इसने कहा कि उस पैसे का इस्तेमाल उस युद्ध में जा रहा है, आप मत खरीदिए, और वो हमसे रुपए में रवि प्रताप सिंह जी, रवि प्रताप सिंह जी, रशिया से तेल खरीदना भारत ने कम इसलिए भी किया क्योंकि रशिया ने जो रेट है वो बढ़ा दिए थे। अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से रेट्स जो है वो बढ़ गए थे। अदिति जी भ्रम मत फैलाइए, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो $12 हमारा बढ़ जाएगा, हम अमेरिका से या वेनेजुएला से लाएंगे। पहली बात, रसिया ने क्या किया कि जो $10 $12 का फायदा, क्या हम पहले कभी वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदते थे रवि प्रताप सिंह जी? अरे हम वेनेजुएला से क्या पहली बार तेल खरीदेंगे हम? अगर ऐसा कुछ होगा तो वेनेजुएला से क्या पहली बार भारत में तेल खरीदा जाएगा? अदिति जी सुनिए, पहले बात की गंभीरता को समझिए। ये बायलैटरल पॉलिटिक्स में जब हम जियो पॉलिटिक्स में जाते हैं तो विश्व जब 2 ध्रुवों में था, साम्यवाद में और पूंजीवाद में, तो हमने पूंजीवाद को नहीं अपनाया, हम रसिया के साथ गए। तो रसिया हमारा टेस्टेड फ्रेंड है, जो 71 में 7वें बेड़े का विरोध किया, 3 बार हमारे लिए वीटो लगाया, और मैक्सिमम साजो सामग्री हम अपनी सेना का रसिया से लेते हैं। और आप उस अमेरिका के ऊपर भरोसा करेंगे जो हमारे खिलाफ 71 में 7 फ्लीट भेजा, 65 में पैटर्न टैंक दिया। ठीक है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में तो रवि प्रताप सिंह जी हर एक कंट्री का अपना वो होता है ना, हर एक कंट्री से हमारे संबंध अच्छे रहे। भारत तो यही चाहेगा, रशिया से दोस्ती तो नहीं तोड़ लिया भारत ने रवि प्रताप सिंह जी। और ये फाइनल एग्रीमेंट तो नहीं आया है, इंटरिम एग्रीमेंट है, अभी मेरे हाथ में उसकी शीट भी है एग्रीमेंट की, इसमें तो कहीं ऐसा मेंशन नहीं है। हाँ, भाजपा की प्रवक्ता है। नहीं, मैं भाजपा की प्रवक्ता के तौर पर नहीं बात कर रही हूँ, मैं फैक्ट्स लेकर आपसे बात कर रही हूँ रवि प्रताप सिंह जी। कोट मत करिए, आप वो दिखाइए कि जब इस देश के लोगों ने कॉमर्स मिनिस्टर से पूछा कि क्या रसिया से तेल बंद हो जाएगा, तो कहा कि इसको विदेश मंत्री बताएंगे। विदेश मंत्री से पूछा तो कहा कि कॉमर्स मंत्री बताएंगे। अब आप बताइए, आप डीडीजी लेके आ रहे हैं, ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन, आप ये बताइए मक्का उसमें आएगा जो जेनेटिक मॉडिफाइड है। आप कहते हैं एग्रीकल्चरल के अदर प्रोडक्ट, व्हाट इज द अदर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाई नॉट यू हैव एलोबरेटेड कि व्हिच इज द इन द ब्रैकेट ऑफ अदर प्रोडक्ट, आप ये नहीं बताते हैं। और आपको जिस ट्रेड डील का हम घोषणा करते वो ट्रंप जी करते ऑपरेशन सिंदूर जैसे, तो निश्चित रूप से हमने अपने किसानों के हित को गिरवी रखा और एक संप्रभु राष्ट्र के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री विकास पांडे जी, कहना चाहिए, विकास पांडे जी, किसानों के हित को गिरवी रख दिया है क्या आपने? इसलिए हम कह रहे हैं बिल्कुल गिरवी। देखिए, अब 2-3 बातें हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि सबसे पहले मुझे लगता है कि रसिया को लेकर के बात की और ट्रेड डील को बात की। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब अमेरिका ने भारत सहित तमाम देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया, टैरिफ बढ़ाया, टैरिफ लगभग सारे देशों पर बढ़ाया, क्या भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाया? महत्वपूर्ण बात ये है अदिति जी, अमेरिका ने अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर ब्राजील के ऊपर भी टैरिफ लगाया, उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी कनाडा के ऊपर भी टैरिफ लगाया कि नहीं लगाया ना? तो मुझे लगता है कि ये तमाम से देश हैं जहां अमेरिका ने टैरिफ लगाने का बात टैरिफ की नहीं हो रही है। विकास पांडे जी, सवाल सीधा मेरा ये है कि क्या किसानों के, भारत के किसानों के हित के साथ इस डील के जरिए समझौता कर दिया गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने पहले ही कहा और हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी स्पष्ट कहा। मुझे लगता है 2 बातें वो एक अलग कह रहे थे कि जब वाणिज्य मंत्री से पूछा, स्पष्ट हो रही हैं तो फिर विपक्ष को क्यों नहीं नजर आ रही हैं?
अब देखिए चीजें बहुत हद तक क्लियर होंगी जब आपने भी कहा है कि अभी जो आपके पास दस्तावेज है उसमें कहीं इस तरीके की चीजें नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए अदिति जी, हम बैठे हैं डिबेट में, हमारे साथी बैठे हैं और आप बैठी हैं। इस डिबेट का एक कल्चर है और एक बातचीत है। मैं आपकी बात पर विश्वास ना करूं, मैं अपने साथी की बात पर विश्वास ना करूं, या आप चार आदमी घर में बैठ करके अपने आपस के लोगों की बात पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन पड़ोस में बैठ करके कोई स्टेटमेंट पास करेगा और मैं उस पर विश्वास करूंगा। तो आज अमेरिकी का राष्ट्रपति विपक्ष तो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं जब व्हाइट हाउस खुद उनके स्टेटमेंट को नकार दे रहा है, व्हाइट हाउस खुद फैक्ट शीट जारी कर रहा है विकास पांडे जी। लेकिन एक चीज जो कॉमन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान में भी और व्हाइट हाउस के जो फैक्ट शीट आई है उसमें भी, वो ये कि $500 बिलियन का जो व्यापार है वो करने के लिए कमिटेड है इंडिया यूएस से। ये इसको किस तरीके से माना जाए, क्योंकि अभी तक भारत जो अमेरिका से इंपोर्ट करता था वो था लगभग करीब 45 बिलियन डॉलर एक साल का, और ये 5 साल में $500 बिलियन, यानी हर साल दोगुना निर्यात। कैसे पॉसिबल है, क्या करेंगे हम? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मुझे लगता है कि जब भारत सरकार ने इस विषय को तय किया होगा तो निश्चित तौर पर इसके तमाम पहलुओं पर भी चर्चा की होगी और ये भी तय हुआ होगा कि हम इसे कैसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात, कोई भी ट्रेड डील होती है अदिति जी, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे फायदे की बात हो, और ट्रेड डील वही फाइनल होती है जहां दोनों पक्षों को ये लगता है। फायदा कैसे नजर आ रहा है इसमें विकास पांडे जी? $42 बिलियन का अभी तक हमारा जो ट्रेड सरप्लस था वो अमेरिका के साथ दिखता था। अब $500 बिलियन केवल अगर इंपोर्ट करेंगे हम अमेरिका से, तो क्या इतना सरप्लस डेफिसिट में ही जाएगा इंडिया? अगर हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट को लेकर तो कोई जिक्र है ही नहीं कि इंडिया को कितना हमें एक्सपोर्ट करना है, हम कमिटेड हैं, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं है इस एग्रीमेंट में। नहीं, एक्सपोर्ट तो देखिए हमारा व्यापार सरप्लस में है, तो एक्सपोर्ट का जिक्र करने का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। सरप्लस में तो है, सरप्लस में है, होगा या नहीं है ऐसी कोई गारंटी नहीं है विकास पांडे जी। नहीं, सरप्लस में इसलिए रहेगा क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका के साथ हमारी बड़े स्तर पर जो साझेदारी हुई है उसमें हम बड़े स्तर पर अमेरिका में बहुत सी चीजें अमेरिका को सप्लाई करने वाले हैं और बहुत सी चीजें हम सप्लाई कर भी रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आज हमारे ऊपर 18% टैरिफ है और हमारे जो अन्य कंपटीटर देश है उनके ऊपर किसी पे 30% है, किसी पे 25% है, किसी पे 40% है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा निर्यातक है उसको अमेरिका के अंदर उससे माल खरीदना हमेशा ही सस्ता पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि घटेगा, आप बताइए। रवि प्रताप सिंह जी, आप और आपके नेता क्यों नहीं ये चीज मान पा रहे हैं कि अगर इंपोर्ट बढ़ाने के लिए कमिटेड है इंडिया तो एक्सपोर्ट की तरफ भी रुझान ज्यादा जाएगा, एक्सपोर्ट भी करेगा अमेरिका को? हो सकता है ना कि डेफिसिट ना हो, ट्रेड सरप्लस में ही जाए। करते थे उसमें हम मैक्सिमम करते थे मसाले और करते थे जेनरिक दवाएं और कुछ करते थे कपड़े। अब जब ये बताइए कि ये मेरे भाई कह रहे हैं कि 30-40% है, इनको फैक्चुअली करेक्ट करना चाहूं कि उनके दुश्मन देश भी 19 और 20% घूमते हैं, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, ये सब 17-18 में ये मैक्सिमम है। हम जब उसके ऊपर 13% लगाते थे, अब हम 0 लगाएंगे। बात यहाँ पे आती है, वो हमसे 3% जीरो लगाएंगे नहीं। रवि प्रताप सिंह जी देखिए, भ्रम मत फैलाइए। 0% हम टैरिफ लगाएंगे अमेरिका के ऊपर, ये कहाँ पढ़ लिया आपने या आपके नेताओं ने? उसी नहीं, इस एग्रीमेंट में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि जीरो हर एक प्रोडक्ट पर लगा देंगे जीरो टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के अलावा व्हाइट हाउस ने बीते कल भी अपनी फैक्ट शीट जारी की थी, उसमें भी साफ तौर पर यह जिक्र था कि कुछ एक कमोडिटीज पे भारत टैरिफ घटाएगा, कुछ पर जीरो करेगा, यह भी जिक्र था, लेकिन क्लैरिटी नहीं है अभी। उसमें ये लगा कि इंडिया विल रिड्यूस टिल द बेस लेवल। व्हाट इज द बेस लेवल इन न्यूमेरिक स्टेटमेंट? You have to tell me. बेस लेवल होता है 1, 0 जहां से आप शुरू करते हैं न्यूमेरिक की गणना। आप उस बात को समझिए, डिप्लोमेटिक डील है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 8 लाख करोड़ रुपए हमसे वो कमाता था 3% लगा के, अब वो 48 लाख करोड़ रुपया कमाएगा अपने देश के लिए। दूसरी बात, तो रेसिप्रोकल टैक्स लगाया, हम लगाते थे तो लगाया। अब जो सबसे बड़ी बात आई है कि ये बताइए, हम जो उसके ऊपर अगर बेचेंगे सामान तो हमारा जो डेफिसिट है, अभी भुगतान का जो असंतुलन है विश्व में, वो 24% बढ़ गया पिछले 24-25 में, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ गया। अब अगर हम डॉलर में भुगतान करेंगे तो रुपए से डॉलर खरीदेंगे, डॉलर तो हम छापते नहीं है। तो अब जब हम रुपया उतना ही छापते हैं जितना हमारे पास
रिजर्व रहता है, भारत सरकार उस पर लिख के देती है ना कि हम धारक को रखने का अदा करने का वचन देते हैं। तो हमें डॉलर महंगा ठीक है। खरीदना पड़ेगा, हाँ। और जब डॉलर पेमेंट करेंगे तो व्यापार में भुगतान का असंतुलन बढ़ेगा। जब भुगतान का असंतुलन बढ़ेगा तो ट्रेड सरप्लस से डेफिसिट में जाएगा। अब हम जब वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं क्या? हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, ये क्यों मान रहे हैं आप? एक्सपोर्ट में क्या बढ़ाएंगे आप बताइए ना, क्या बनाते हैं आप? वर्ल्ड लेवल का आप मसाला ज्यादा बनाएंगे, जितना उसकी जरूरत है उतना ही तो खाएगा। गाड़ी का आपने खोल दिया उसके यहाँ करके कि टेस्ला आ गया, 100% लगाती थी। आप उसमें कौन सी चीज भेजेंगे कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा? मैं वो जानना चाहता हूं। भारत सरकार को कहना चाहिए कि यस, दिस इज द आइटम विच आर ग्रेजुअली इंक्रीज फॉर द डोमेन ऑफ एक्सपोर्ट। हम समझ जाते। वो तो कह रहा है कि वी विल सेंड other product of agriculture and DDG, and India will also accept to reduce the purchase of oil from देखिए, Russia। ये एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास है रवि प्रताप सिंह जी, जो हाँ, इंटरिम समझौता हुआ है, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस What is the meaning of इंडस्ट्रियल eliminate? गुड्स। रिड्यूस Eliminate, करेगा what is the meaning of it? या Eliminate एलिमिनेट मतलब करेगा, खत्म कर देगा। ये दोनों ही हम शब्दों सारे का चीज- इस्तेमाल किया गया है इसमें। अरे मैडम, और इसमें कहीं भी इसमें मसालों का कहा जिक्र गया नहीं था- है, मसालों को इसमें शामिल नहीं देखिए, किया गया है रवि प्रताप सिंह इंडिया ने जी। वो शब्द डेयरी रसिया- सेक्टर पर आप लगातार घेर रहे थे सरकार को कि डेयरी इंडस्ट्री के साथ समझौता किया जा रहा है, इसमें कहीं भी डेयरी का जिक्र नहीं है। मान लिया डेयरी, मैंने डेयरी का जिक्र आज भी नहीं किया, बट ये कहा गया ना अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। व्हाट इज द अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना। रिड्यूस, इसमें देयर आर पूरी- मार्जिनल डिफरेंस नहीं। बिटवीन एलिमिनेट एंड रिड्यूस। ठीक और है। सुनिए दूसरी चीज, हाँ। 1 मिनट अदिति जी, लेट मी 30 सेकंड। हमारे यहाँ राष्ट्रपतीय प्रणाली ने हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, अमेरिका में राष्ट्रपतीय प्रणाली है। आप ट्रंप से नफरत करें, प्रेम करें, बड़बोला हो, झूठा होगा वही जो ट्रंप कहता है, क्योंकि राष्ट्रपतीय प्रणाली है। और कहा कि ट्रेड डील हो गया तो ट्रेड डील हो गया, कहा ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया तो बंद हो गया। जिसको कहता है कि वेनेजुएला से तेल खरीदो तो लोग खरीदते हैं, कहता है कि कम कर दीजिए, हमने कम कर दिया। नयारा को छोड़ करके अदिति जी आज की तारीख में बीपीसीएल, मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स और एक आध और इन्होंने बंद कर दिया। आईओसी और रिलायंस ने कहा है कि हम कम कर देंगे। नयारा अभी खरीद रहा है क्योंकि नयारा का पूरा व्यापार ही रसिया से है। अब ठीक आप है। ये बताइए कि हम कहा 2 मिलियन बैरल पर डे खरीदते थे, आज 0.6 मिलियन बैरल पर डे खरीद रहे हैं। तो कहां आ गए हम तो कम से कम 30% अमेरिका ने के जब सिमट गए। रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए रशियन तेल पर, ऑयल पर, तो उसके बाद जो खरीदारी है वो कम की इंडिया ने, क्योंकि हमें थोड़ा जो प्राइस है वो ज्यादा लग रहा था, ये दावा अरे किया तो जा रहा है अभी- रवि प्रताप नहीं, सिंह जी। नहीं, नहीं, ठीक है, आज लौटूंगी की आपके पास। तारीख में देखिए, विकास पांडे जी, एक हाँ। डॉलर अगर बढ़ जाता है तो लाखों करोड़ में होता है। अभी भी हम रसिया से खरीदेंगे तो मानता हूं कि उतना लाभ नहीं होगा। और ये डॉलर से मत तोलिए। ठीक है भारत विकास की पांडे जी, संप्रभुता को क्या देखिए। क्या भारत की डोनाल्ड संप्रभुता से ट्रंप समझौता क्या नहीं होना डोनाल्ड चाहिए। ट्रंप के आगे सच में, जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, समूचा विपक्ष दावा कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है, देश बेच दिया है? मुझे लगता है कि सरेंडर करने वाले लोगों को सरेंडर दिख रहा है, और जहां तक पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि जिस तरीके से भारत ने इस उथल पुथल भरे माहौल में भारत की इकोनॉमी को बनाए रखा और भारत की इकोनॉमी को जिंदा रखा। देखिए, अभी जहां तक मेरी जानकारी आ रही है, अमेरिका ने जो अभी नई जो फैक्ट शीट जारी की है और उसमें साफ उन्होंने अपने जो कृषि निर्यात था उसको लेकर के स्पष्ट रूप से दालों को हटाया है। अपनी उस फैक्ट शीट जी, उन्होंने उसमें से दालों को बिल्कुल हटा दिया है। और जिसका जिक्र करके लगातार हमारे कांग्रेस के साथी और तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा सेट कर रहे थे, और 500 अरब डॉलर की जिसकी आप लगातार चर्चा कर रही है, इसको लेकर के भी उस फैक्ट शीट में बदलाव किया गया है। पहले जहां इस फैक्ट शीट में 500 करोड़ रुपए, 500 अरब डॉलर के सामान खरीदने को लेकर के कमिटेड शब्द का प्रयोग किया गया था, और वहां उसे बदल करके किया गया है इरादा रखता है। इंटेंट बहुत शब्द बड़ा का इस्तेमाल differentiation किया है, गया यानी है। we will जी, try, we will try। तो ये देखिए, ट्राई की कोशिश। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये हमें हमेशा अधिकार है इस डील में कि हम जब चाहें तब पीछे हट सकते हैं। चाहे अमेरिका जब चाहे तब पीछे हट सकता है, और भारत जब चाहे बिल्कुल। तब पीछे हट सकता है। जहां हमारे हित टकराएंगे, हमारे हित असुरक्षित होंगे, हमें वापस आने का भी अधिकार है। दूसरी चीज, बार बार रशिया को लेकर के हमारे साथी कहते हैं नहीं नहीं साहब, हमारे वाणिज्य मंत्री ने स्पष्ट कहा है, पीयूष गोयल जी ने
एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा है, आप देख लीजिए, इंटरनेट मीडिया पर अवेलेबल है वो, उन्होंने कहा है हम रसिया से तेल खरीद बंद करने नहीं जा रहे, हम तेल खरीद बंद करने नहीं जा रहे, उन्होंने स्पष्ट कहा पीयूष गोयल जी ने। दूसरी चीज, रसिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये देखिए, जो विदेश नीति के फैसले होते हैं ये सरकार दर सरकार, इनमें नॉमिनल चेंजेस तो आते हैं, लेकिन मूल जो होता है विदेश नीति का वो बहुत हद तक सरकार जाने से नहीं बदलता है, क्योंकि वो देश की नीति होती है जो विदेश नीति, और उसी नीति का परिणाम है कि रसिया के साथ हम S-400 खरीद रहे हैं, S-500 हमारी डील फाइनल हो चुकी है, और जो फाइटर जेट है उनके इंजन हम रसिया के साथ मिलकर के बना रहे हैं। तो रसिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, है और रहेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी आएगी और चिल्लाएगी नहीं साहब अब रसिया से, और ये वो लोग कह रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण चीज है अदिति जी, इनसे पूछिए कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को स्थायी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ऑफर की थी, तो क्यों नेहरू जी ने अपने पड़ोसी मुल्क चाइना को ऑफर कर दी थी? क्यों चाइना की तरफ तस्तरी खिसका दी थी? तो ये लोग आकर के यहाँ केवल एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं और इस देश को गुमराह करना चाहते हैं। ठीक है रवि प्रताप सिंह जी, प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है क्या, गुमराह किया जा रहा है क्या? क्योंकि प्रश्न मेरा पूरा कंप्लीट होने दीजिएगा रवि प्रताप सिंह जी। साल 2008 में यूपीए ने समझौता किया था, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, और इसमें जो स्टेटमेंट यूएस का सामने आया था उसमें ये लिखा था, उसमें ये जिक्र था कि इंडिया विल सेपरेट मिलिट्री एंड सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड पुट एंटायर सिविल प्रोग्राम अंडर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन। यानी जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें इंटरनेशनल इंस्पेक्शन जो है उसको छूट दे दी गई थी। क्या ये सरेंडर करना था? हम तो नहीं मानते, आप मानते हैं क्या? 2008 में सरेंडर कर दिया था क्या इंडिया ने इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील में? आपने अभी प्रश्न उठाया है, तो जरा धैर्य से मुझे कुछ कहने का मौका जरूर दीजिएगा। बिल्कुल, बात रखिए। मैं पहले आपको पहले आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। जब हमने यूरेनियम के लिए डील किया, जो कि परमाणु बम में भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, तो हमने एनपीटी पे साइन नहीं किया था। तो रसिया ने ये कहा कि उसका जो हम ले रहे हैं उसका अमेरिका ने उसका इस्तेमाल भी वहीं से हो। तो उस एजेंसी ने ये कहा कि जो यूरेनियम आपके हाथ जाएगा, इस यूरेनियम का आप अगर कह रहे हैं कि हम खरीद रहे हैं ऊर्जा बनाने के लिए, तो ऊर्जा में ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप बम बनाने में नहीं करेंगे। पहली बात, इसलिए हमको बम बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि बम बनाने के लिए हम तो पहले भी बना लिए थे 74-75 में। तो हमें चाहिए था अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए, तो हमने कहा ठीक है। अब ये बताइए कि हमने तो ये कहा, ये तो पठानकोट तक लाके विजिट कराए बिना देश को बनाए। आज अभी मेरे भाई कह रहे थे कि हमने परमाणु का डील किया, पैसे आया। अगर परमाणु का डील बेकार है, ऊर्जा के क्षेत्र में वो घातक है, तो आप 12 साल से डील को कैंसिल कर दीजिए। अब आते हैं दूसरी चीजों पे। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध बंद हुआ था अदिति जी, तो उसमें विश्व 2 ध्रुवों में बंटा, और जब हम 47 में आजाद हुए तो दोनों चाहते थे साम्यवाद और पूंजीवाद। एक था अमेरिका और दूसरा था रसिया। हमने उस समय उभयनिष्ठ रहना पसंद किया, और 60 के दशक तक जाते जाते हम 135 देशों का गुट निरपेक्ष सम्मेलन के नेता हो गए थे, जिसका कारण हुआ कि रसिया और अमेरिका इस धारा पे बैलेंस का संतुलन बना रहा, अगला विश्व युद्ध नहीं हुआ। और विश्व के लोग समवेत स्वर से मानते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि आप ही वो महान नेता हैं जो इस बीच में कुछ कर सकते हैं, तो कुछ करिए। अब आप बताइए, ये नेहरू की रोज गाली देते हैं, बेहतर होता कि नेहरू को गांधी ने क्या कहा, सुभाष ने क्या कहा, विनोबा भावे ने क्या कहा, निराला ने क्या कहा, और तो और रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा, और चर्चिल ने क्या कहा, और अमेरिका ने क्या कहा, ये कह देते तो जरा अच्छा लगता है। जब हमको देश मिला था तो बजट जो था, अंतरिम बजट में पांडे जी को बताना चाहूं, 217 करोड़ का था, और 2026 का जो बजट है ना, वो 53,56,000 करोड़ का है। अब आप बताइए, 217 करोड़ में हम भूखे नंगे ठहरे, हमने तो हरित क्रांति से लेकर के सब कुछ किया। अभी आप एक बात कह रहे थे कि एयरपोर्ट दे दिया। लखनऊ के जिस धरती में ये चल रहा है, जहां से अदिति जी बैठी हैं, अडानी जी को देने से पहले इस एयरपोर्ट में 2000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, और 16 महीने बाद अडानी जी को 3100 करोड़ में ये दे दिया गया एयरपोर्ट। और अडानी जी 10 रुपए का जो जीरोक्स होता है उसको 30 रुपया कर दिए, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए घटाए डेवलप किए। जो गाड़ियां पार्क होती थी 30 रुपए में, वो हो गई 180 रुपए में। ये काम तो भारत सरकार भी कर सकती थी।
अडानी जी ने क्या किया? आप बता देते कि 2000 रुपया सुंदरीकरण में खर्च करके 16 महीने में 3100 करोड़ में आपने उसको ठेके पे दे दिया, और आप हमको कह रहे हैं बैकडोर से 2000 करोड़ लगाया आपने, और आप कह रहे हैं कि हमने जीएमआर को दिया था, तो पता करिए खत्म कर दिए जीएमआर को। आप देश को झूठ न बोलें। आप लोग देश में आप कहते थे कि धूल झोंकते हैं, आप तो नैनों में मिर्ची झोंक रहे हैं। अब दुर्भाग्य यह है कि 3 चीजों पे शिफ्ट थी आपकी पूरी राजनीति: धर्म, हिंदुत्व और देश प्रेम। देश प्रेम की तो ट्रंप ने आपको लगा हवा निकाल दी। धर्म का आपके यहां आपने शंकराचार्य से मांग के कर लिया। जो मोदी जी का गुब्बारा आप लोग फुला रखे थे कि एक तरफा मन की बात बोलते थे, रवि वही प्रताप बात सिंह आप जी, चाहते हैं डोनाल्ड कि ट्रंप सदन इतने में बिना दमदार हैं बोलने क्या दे, कि बिना देश बोलने प्रेम दे। की हवा निकाल सकते हैं? रवि प्रताप सिंह जी, एक संप्रभु राष्ट्र जिसके बीच में डोनाल्ड कोई ट्रंप पर भी ज्यादा देश- भरोसा है क्या, सुन ज्यादा लीजिए। विश्वास है क्या कांग्रेस को अदिति डोनाल्ड जी, ट्रंप के अदिति बयानों जी, पर? अदिति जी प्लीज, हम्म बड़ी मुद्दे की बात कह रहा हूं। नहीं, आज तक हाँ। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी तीसरे देश का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इंटरवेन नहीं किया था, लेकिन 75 साल की लगभग आजादी में 75 बार ट्रंप कह चुका कि हम सीज फायर कराए, और एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने नाम लेके नहीं बोला कि अमेरिका ने नहीं किया। रवि प्रताप सिंह जी, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं? अभी आप खुद कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या, लेकिन इतना भरोसा है आपको कि सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया? क्यों? क्योंकि उन्होंने 75 बार बोल दिया कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, मैंने सीज फायर करा दिया। हर एक युद्ध को रोकने का क्रेडिट तो डोनाल्ड ट्रंप लेने के लिए तैयार रहते ही हैं। नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। सुनिए सुनिए सुनिए, नोबेल पीस प्राइज अलग बात है। वही जब G20 की सम्मेलन से, G8 की सम्मेलन से ट्रंप आया था, तो वहां कनाडा के पीएम ने कह दिया था कि उनको जा करके ईरान और उससे युद्ध के ऊपर कुछ निर्णय लेना था, तो चले गए। 6 घंटा नहीं लगा, ट्रंप ने कहा कि वो लाइमलाइट में आने के लिए बोलता रहता है। 75 बार कहने के बाद भारत सरकार ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहती कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आप वही बात कह रहे हैं कि ना कोई आया न गया। चाइना की बात आप कर रहे थे, 1 मिनट दीजिए मुझे, 30 सेकेंड। बोलिए बोलिए, जो बात रखिए। बैटल ऑफ रेजेंगला में हमारे 114 लोग मारे गए थे, 13 कुमायूं के, और हमने 1400 लोगों को मार दिया था। वहां एक स्मारक बना था, मेमोरियल, और आपने 1963 से 2023 में बफर जोन घोषित कर दिया। देश को बता देते आप गुमराह न करें देश को, झूठ न बोले। और कह रहे थे पीयूष गोयल जी का, पीयूष गोयल जी कह रहे थे कि आई डोंट हैव एनी ऑयल कंपनी, आई विल नॉट परचेज एनी टाइप ऑफ ऑयल फ्रॉम एनी कंट्री, जस्ट यू हैव टू आस्क फ्रॉम फॉरेन मिनिस्टर। या कंपनियों से पूछिए, आई डोंट हैव एनी प्रैग्मेटिक आंसर रिगार्डिंग, हैव आस्क्ड मी। अब आप कह रहे थे कि बंद नहीं कर रहे। हम किस पे भरोसा करें? ट्रेड मिनिस्टर पे, विदेश मंत्री पे, प्रधानमंत्री पे? किस विकास पांडे जी, यही प्रधान तेल पर क्लैरिटी क्यों नहीं है? अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, देखिए विपक्ष का काम ही यही है सवाल उठाना, और सवाल उठाने चाहिए भी। भारत यूएस ट्रेड डील हुई है, विपक्ष लगातार हमलावर है, सवालात खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया था वो अलग था, व्हाइट हाउस ने जो कहा वो अलग था, और रशिया भी अब तो कह रहा है कि भारत पर दबाव, प्रेशर बना रहा है अमेरिका। तो किसे सही माना जाए, और इस पर क्लैरिटी क्यों नहीं दी जा रही है सरकार के द्वारा? देखिए, दबाव बना रहा है और दबाव मानना दो अलग अलग चीजें हैं। ये तो आप भी मानती हैं ना, क्योंकि अगर दबाव हम मान रहे होते तो इस ट्रेड डील को बहुत पहले हाँ कर दिया होता, लेकिन ट्रेड डील को हम लॉन्ग टर्म लेकर के गए, और तमाम से ऐसे नेगेटिव फेज आए जब इस विपक्ष ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आया। और आप कह रही हैं विपक्ष के सवालों का जवाब, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हैरत होती है जब भारत का विपक्ष ये पूछता है कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे, हमारे कितने। मैं बीच में नहीं बोला सर, मैं बीच में 1 इंच भी बीच में नहीं बोला, 1 सेकंड भी। मेरा निवेदन है इनसे, कहना धैर्य से सुने, मेरा निवेदन इनसे मेरा कह दीजिएगा मेरे साथी से। मैं तो नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई। तो भारत के आप उस विपक्ष की बात करेंगे जो विपक्ष, जिस विपक्ष का इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि पाकिस्तान का मंत्री कह रहा था कि हाँ हमें लगा कि कोई अदृश्य ताकत आई जिसने हमें बचा लिया। किससे बचा लिया सर? अमेरिका से, या कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी से बचा लिया? भारत की वीर सेनाओं से, भारत के गरजते राफेल से, भारत की गिरती मिसाइलों से, इनसे बचा लिया।
लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या चाहिए था? नहीं साहब, हमारे कितने राफेल गिरे, हमारे कितने सैनिक मरे, कोई ऐसा पूछता है क्या? कहीं किसी देश में ऐसा सुना है आपने? और ठीक उन है ट्रम्प की विकास पांडे जी, देखिए, आज तो राहुल गांधी ने आदित्य जी, एपस्टीन मेरा फाइल का निवेदन भी है, जिक्र कर मेरे दिया साथी विकास को पांडे टोकिए, जी। मैं बीच में आज एक नहीं सेकंड भी मैं बीच में नहीं बोला। हम्म मेरे साथी से कहिए मुझे सुन ले, उसके बाद नहीं, आराम रवि से जवाब प्रताप दे। सिंह जी बीच में नहीं बोल रहे हैं विकास पांडे मैं जी। तो बोल ही नहीं रहा हूँ भाई अब विकास दूसरी जी। बात देखिए, मेरा ठीक है। मेरा जब उन्होंने सवाल छोड़े तो जवाब भी आ जाने दीजिए, हाँ। आराम से आप पूछ लेना जो आपको पूछना है। मेरा निवेदन है अतिथि जी आपसे। ठीक है, बात कंप्लीट करिए विकास जी। जी, अब जहां तक रही मिर्ची लगने की बात, तो मिर्ची लगने की बात जब चाइना के साथ युद्ध हुआ भारत का, तो तत्कालीन विदेश सचिव को एक पत्र लेकर के हमारे तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे वो भेजते हैं अमेरिका, और गुहार लगाते हैं अमेरिका से कि हाय आइए और हमें बचा लीजिए। और उसमें क्या क्या लिखा गया था ये आर्काइव में अवेलेबल है। क्या वो सरेंडर था या क्या था मुझे नहीं पता सर, जरा आप एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि आप तो बहुत वीरों के वीर हैं। आप तो इतने बड़े वीर हैं कि आप जाकर के अमेरिका के आगे हाथ फैला रहे थे और अपनी वायु सेनाओं की कमान दे रहे थे अमेरिका के हाथ में। कह रहे थे आइए हमारे फाइटर जेट ऑपरेट करिए, हमारी पूरी सेनाओं की कमांड ले लीजिए, लेकिन हमें बचा लीजिए। तो ये कहने वाले लोग यहाँ आकर के अपना चरित्र चित्रण दिखाएंगे तो जनता इनसे सवाल जरूर करेगी। दूसरी चीज, ठीक है विकास पांडे जी, आज का भारत तो विश्व गुरु बन रहा है ना। आज का भारत वो भारत कहाँ है? आज तो नया भारत है, 47 का संकल्प लेने वाला भारत है, आज विकसित भारत का संकल्प लेने वाला। क्या यहाँ पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए आपसे? और आज जो एपस्टीन फाइल का जिक्र किया राहुल गांधी ने, साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री को भी लपेट लिया, घेर लिया, हरदीप सिंह पुरी को। ये बयान राहुल गांधी का भले ही डिलीट कर दिया जाए, लेकिन पूरे देश ने तो सुन लिया ना क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। क्या आप कार्यवाही करेगी बीजेपी? देखिए, एपस्टीन फाइल के ऊपर तमाम तरीके की चीजें आ रही हैं और आपने भी देखा कि कैसे राहुल गांधी जी ने उसके शब्दों के साथ हेरफेर करके उसकी जो ओरिजिनल फाइल थी उसमें छेड़छाड़ की गई। अगर आपकी मंशा ठीक है और आपका व्यक्तित्व ठीक है, आप ईमानदार हैं अपने प्रति, तो किस मंशा से राहुल गांधी ने उसमें छेड़छाड़ की थी? जरा पूछिए इनसे। ओरिजिनल फाइल के साथ आप किसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे जो उसके साथ छेड़छाड़ की गई? पहले तो राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा खराब है, इन के प्रकार राहुल गांधी हीरो बन जाए, चाहे देश का नुकसान हो, चाहे समाज का नुकसान हो, चाहे कितना भी बड़ा झूठ बोलना पड़े। और मैंने एक बार नहीं कहा, आपने देखा राफेल के ऊपर कितना बड़ा झूठ बोला राहुल गांधी ने, बोला कि नहीं बोला? और तमाम सी ऐसी चीजें सामने आती चली गई जब राहुल गांधी के झूठ बेनकाब होते चले गए। चाहे आपको मालूम हो वोट चोरी के ऊपर जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और जब काउंटर अटैक होता है तो राहुल गांधी मौन हो जाते, कभी जवाब देने आए? आज तक मुझे बताइए, जब आरोपों पर सच्चाई सामने आई उसके बाद राहुल गांधी ने कभी उन पर जवाब दिया? ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं रवि प्रताप सिंह जी। रवि प्रताप सिंह जी से जवाब ले लेते हैं विकास पांडे जी, क्या कहेंगे रवि जी? अदिति, जो एप्स्टीन का फाइल है वो एप्स्टीन वालों ने राहुल गांधी जी को भेजा नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में उनको डिक्लासिफाई किया है, वो सब लोग देख सकते हैं। तो उसमें कट कॉपी पेस्ट करेंगे, एरेज करेंगे, डिलीट करेंगे, ऐड करेंगे, वो तो एक हास्यास्पद सी बात है और आप इसको भ्रम न फैलाएं। अगर हरदीप पुरी जी का नाम आया है, आपने हिस क्यों किया? आपने हिस किया कि नहीं किया? आपने अंग्रेजी के शब्द के साथ छेड़छाड़ की कि नहीं की? मैंने आपसे जो कह रहा हूँ सुना है मेरे भाई। अरे सर, की या नहीं की? मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूँ ना। आदित्य जी आप पूछ लेना प्लीज, मेरा निवेदन है, क्योंकि डर जाते हैं हमारे साथी। अगर हरदीप पुरी का नाम है, आप कह रहे हैं आपके साथी डर जाते हैं। राहुल गांधी सदन में आज कह रहे थे कि प्रधानमंत्री डर जाते हैं, आंख नहीं मिला पाते। जी रवि जी, बात कंप्लीट करें। अब अदिति जी, मैं ये पूरा कर लेने दीजिए जरा प्लीज। निश्चित रूप से 1962 में जो जंग हुआ, हमारे साजो सामान और हमारी तैयारी और हमारी हैसियत मिलिट्री लेवल पे चाइना से कम थी। आज की तारीख में भी हम चाइना के बराबर शक्ति नहीं रखते सामरिक दृष्टिकोण से, ये मान लीजिए आप। आज के बराबर भी आर्थिक शक्ति हम चाइना के बराबर नहीं है, ये जान लीजिए, समझ गए? ये सत्य है, इसमें कोई, हमारे पास आज भी 5th जनरेशन का कोई स्टील्थ फाइटर नहीं है, वो दूसरों को बेच रहा है। और वो अगर आर्थिक शक्ति में है तो उसने कुछ बनाया है और वो एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करके नहीं है। अब सुन लीजिए तीसरी चीज, आपने ये कहा
जब झगड़े होते हैं तो कोई भी मदद किसी से मांगता है, जब जियो पॉलिटिक्स में वर्ल्ड डोमेन में जाते हैं तो लेते हैं। हमने अपराध नहीं किया देश को बचाने के लिए। आज कह रहे थे सदन में, यही आपके हमारे जगदम्बिका पाल जी जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने तो 24 घंटा कुर्सी पे चिपके बैठे थे, उतरे नहीं थे और वो साबित नहीं किए थे अपना बहुमत, लेकिन कुर्सी छोड़ के नहीं गए। और वो जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे उनका नाम आप नहीं ले सकते जो अपना डिफेंड नहीं कर सकते। नेहरू जी डिफेंड करने के लिए जीवित हैं क्या? कि रोज आप यही बात करते हैं, आप सदन की कार्रवाई से हटाते हैं कि 10 साल 20 साल 50 साल बाद कोर्ट न किया जा सके, आप जवाबदार न ठहराएं। भाई जब अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, कनाडा में, ब्रिटेन में लोग इस्तीफा दे रहे हैं एप्स्टीन फाइल को मान करके, तो आप कहिए कि एप्स्टीन फाइल बिल्कुल गलत है और मत जवाब दीजिए। लेकिन अगर विश्व के पटल पे लोग एप्स्टीन फाइल की मर्यादा को, गंभीरता को समझ रहे हैं, धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, तो नाम अगर आया है तो कम से कम हरदीप पुरी जी से बात होनी चाहिए, जवाब उनको देना चाहिए। आप कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल का जिक्र भी मत करिए। जो चीज विश्व के अंतरराष्ट्रीय पटल पे स्थापित हो गई है, आप कहते हैं कि हमारे यहां सदन में स्थापित नहीं होगी। चलिए अनिल अंबानी का नाम मत लीजिए, तमाम लोगों का नाम मत लीजिए, लेकिन हरदीप पुरी जी तो सदन के सदस्य हैं, अंदर या बाहर जवाब तो देंगे जब नाम है तो। ठीक है छेड़छाड़ का ही रवि प्रताप सिंह जी, रवि प्रताप सिंह जी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये कहा गया राहुल गांधी से कि आप जो भी बात बोलिए फैक्ट की बेसिस पे बोलिए। उनके पास कोई फैक्ट नहीं थे, बिना तैयारी के पहुंच गए थे क्या एप्स्टीन फाइल खोलने के लिए? नहीं, देखिए आप होमवर्क करके नहीं गए थे क्या राहुल गांधी आज? अरे अदिति जी एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई भी संसद का सदस्य कोई चीज बोलता है और उसकी सत्यता पे अगर कोई भी भ्रम होता है तो कहा जाता है कि यू हैव टू ऑथेंटिकेट इट। वो संसद का सदस्य अगर ऑथेंटिकेट कर देता है तो वो उस पटल पे रखता है और उसको सच मानी जाती है, क्योंकि वो जवाबदारी लेता है, वो संविधान का शपथ खाया है। तो राहुल गांधी जी ने जो भी परसों कहा था वो कह रहे थे कि आई एम ऑथेंटिकेटिंग इट। इसके बाद भी कहा गया कि आप नहीं रख सकते, ये संसदीय परंपरा है। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कहता है और आपको अगर लगता है कि ये भ्रमित कर सकता है तो उसे ऑथेंटिकेट कराइए, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि आप शपथ पत्र दे दीजिए। जिसको चुनाव आयोग कहता था कि राहुल गांधी जी शपथ पत्र दे दें, उसी तरीके से ऑथेंटिकेट करना होता है। ठीक है, ये पहले कहते थे शपथ पत्र तो लेकिन अभी तक नहीं दे पाए राहुल गांधी। रवि प्रताप सिंह जी शपथ पत्र तो नहीं दे पाए, वो चोरी का हल्ला जरूर मचाया था, एटम बम लेकर आए, हाइड्रोजन बम लेकर आए, उसके बाद क्या किया? चुप्पी साध ली, मौन हो गए, मौन व्रत धारण कर लिया। दे करके सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश जी कुछ दे पाए क्या? कि बिहार की शुद्धतम सूची है, आप लोगों के मर जाने के बाद यूपी में टाइम पे बढ़ाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है? आज भी मैं तमाम बीएलओ के पास बैठा था, सर पकड़ के बैठे। आज आप देख रहे हैं कि लोगों के पास एक लिफाफा पहुंच जा रहा है, नाम किसी और का, कट किसी और का जा रहा है। जवाब दे रहे हैं क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आप तमाम देख रहे हैं, रोज सोशल मीडिया पे चल रहा है कि लोगों के मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आपने शपथ पत्र दिया चुनाव आयोग को? नहीं दिया, ठीक है। विकास पांडे जी, तो क्या किया? विकास पांडे जी, ऑथेंटिकेट कराया जाएगा क्या इस बयान को सदन में? देखिए मुझे लगता है सदन की फाइल से उस बयान को हटाया गया है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अभी हमारे साथी कह रहे थे ज्ञानेन जी ने उस पे कोई एफिडेविट दिया कि नहीं दिया, तो आरोप गांधी आरोप लगाएं और उनसे अगर कोई पूछ दे कि साहब आप जो आरोप लगा रहे हैं उनमें अगर सत्यता है तो आप एफिडेविट दे दीजिए। नहीं साहब बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे? हमारा तो काम है, मेरा नाम ही है आरोप गांधी, नाम ही है हमारा आरोप गांधी। तो आरोप लगाएंगे मगर शपथ पत्र नहीं दिखाएंगे, एविडेंस नहीं दिखाएंगे, साक्ष्य नहीं दिखाएंगे, लेकिन आरोप लगाएंगे। नहीं, सवाल रवि प्रताप सिंह जी का विकास पांडे जी ये था कि ऑथेंटिकेट क्यों नहीं करवाया गया? बयान डिलीट करने से अच्छा तो होता ऑथेंटिकेट करा दिया जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, क्योंकि पूरे देश ने सुन लिया कि क्या कुछ बोला उन्होंने हरदीप सिंह पुरी को लेकर, एप्स्टीन फाइल को लेकर। अच्छा एक बात बोलूं, मैं इस डिबेट में बैठ के राहुल गांधी जी को लेकर के कुछ बोलूं, चाहे उनको अमेरिका से कैसे वापस लाए गए थे, किन परिस्थितियों में उन्हें पकड़ा गया था, वापस लाया गया था, मैं बोलूं तो क्या उसे आप अपने बयानों में शामिल करेंगे? मैं कुछ और बोलना चालू करूं, आप जो हमारे वकील रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनके हवाले से कुछ बोलना चालू करूं, वो आप शामिल करेंगे अपनी डिबेट के अंशों में? मेरे आरपीसी की उन सवालों के जवाब देंगे अभी जो उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी को लेकर के बोला है, जो राहुल गांधी जी के चाल चेहरे को लेकर के बोला है, और तमाम से उनके संबंधों को, जॉर्ज सोरोस को लेकर के बोला है, तमाम लोगों को लेकर के बोला है, उन सबको आप शामिल करेंगे अपनी डिबेट में?
और वो एक मैंने अभी बहुत मर्यादित शब्दों में केवल ये पूछा है आपसे, क्योंकि जब मैं उन्हें खोलूंगा तो उसमें बहुत सी ऐसी परतें हैं जो आरपी सिंह जी बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से रवि जानते हैं। प्रताप सिंह जी, तो रवि मान प्रताप लीजिए सिंह जी, अभी रवि ना प्रताप हो सिंह जी, भाग न गए तो रवि प्रताप सिंह जी लगातार आरोप लगते आए हैं कि नियम कानून नहीं मानते हैं राहुल गांधी। पहले नरवणे की किताब लेकर लगातार हंगामा मचाया और आज एप्स्टीन फाइल का जिक्र करके घिरते हुए नजर आए। लगातार बीजेपी हमला वाले राहुल गांधी को झूठा करार दिया जा रहा है। रवि प्रताप सिंह जी, क्या नियम नहीं मानते हैं राहुल गांधी? अदिति जी 2020 में टीएमसी के एक सांसद के कहने पे, जिनको दादा कहते थे, मैं नाम मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूं, व्यवस्था दी थी इसी अपने लोकसभा अध्यक्ष ने, ओम बिरला जी ने, कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं संसद के अभिभाषण के बीच में और राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान, जो कि देश से ताल्लुक हो। उस दिन कह रहे थे आप कुछ भी नहीं बोल सकते। नरवणे जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए विश्व के सबसे बेहतरीन सेना के सेनापति थे। मैंने उनके साथ काम किया है, उनके नीचे उनकी जो छवि रही है वो एक सबसे आले दर्जे की रही है। गलवान का भी उनमें हुआ था, उनके ही समय में चर्चा बजट पर हो रही थी, चर्चा बजट पर होनी थी, एप्स्टीन फाइल लेकर आ गए, भटक गए क्या? अच्छा, चर्चा मुद्दे से भटक गए क्या? ये आरोप लगा रही है बीजेपी कि राहुल गांधी मुद्दों से भटक जाते हैं, तो क्या डिरील हो गए क्या राहुल गांधी? अदिति जी, मुद्दे पे चर्चा हो रही थी। 22 मिनट तक मोदी तेरी कब्र खुदेगी वो कहते रहे, और 27 बार नेहरू जी का, 40 बार इंदिरा जी का, और केवल कांग्रेस पर है। ये मुद्दे की बात थी। हम अगर ये इनका निशिकांत दुबे जी का बात कर रहे थे, मुद्दे की बात थी। अगर बजट पे आप जिस देश की सरोकार से बात नहीं करेंगे कि ये जो डील है जो हमारी बजट को कितना प्रभावी करेगा और परोक्ष रूप से किस भय के कारण किया गया, किस एप्स्टीन फाइल के कारण, किस उस वारंट के कारण अडानी जी के किस दबाव में हुआ, तो आप आज भी अगर कोई क्राइम होता है तो काज ऑफ इंसिडेंट के साथ साथ अदिति जी मोटिव ऑफ इंसिडेंट देखा जाता है, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। यानी भारत और अमेरिका के डील का एप्स्टीन कनेक्शन खोज लिया कांग्रेस पार्टी ने। रवि प्रताप सिंह जी, देखिए, एप्स्टीन कनेक्शन नहीं खोजा। जब एप्स्टीन फाइल के अंदर हमारे कुछ लोगों के नाम आए और जब अडानी जी को वहां से सम्मन इशू हुआ, तो इस तरीके से डील को स्वीकार कर लेना और उसकी स्वीकारोक्ति ट्रंप करे, ये एक संप्रभु राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। देश जानना चाहता है। ठीक है, जल्दी से फाइनल रिएक्शन दीजिए अपना। विकास पांडे जी, अडानी को बचाने के लिए एप्स्टीन केस से क्या मजबूरी हो गई है भारत की, और ये डील साइन हो जाती है, इसका क्या एप्स्टीन कनेक्शन है भारत अमेरिका डील का? विकास पांडे जी, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, देश को गुमराह करने की प्रवृत्ति विपक्ष की हमेशा से रही है, चाहे एप्स्टीन फाइल के माध्यम से हो, चाहे राफेल डील के माध्यम से हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर पर। तमाम ऐसे सवाल जो कभी विपक्ष के नेता कभी नहीं इस देश में किए होंगे जो राहुल गांधी कर रहे थे, तो तमाम ऐसे वो देश को केवल गुमराह करना चाहते हैं। एफटीए हमारा तमाम देशों के साथ हुआ, हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए हुआ, क्या वो एप्स्टीन की वजह से हुआ? हमारा यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, क्या वो एप्स्टीन की वजह से हुआ? 27 देशों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने एफटीए साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया हुआ है, तो वो क्या सब एप्स्टीन की वजह से हुआ है? तो ये मुझे लगता है बचकाने से सवाल है। केवल राहुल गांधी झूठ का फंडा लेकर के आते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ, आरोप गांधी है, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। रवि प्रताप सिंह जी, जल्दी से अपना फाइनल रिएक्शन दीजिए। क्या सब कुछ एप्स्टीन की वजह से ही हो रहा है, या कांग्रेस की ये आदत बन चुकी है कि हर एक मुद्दे में नुक्स निकालना, हर एक डील में कुछ ना कुछ अपना जो है मुद्दा निकाल लेना, भ्रम फैला देना, ये आदत बन चुकी है क्या कांग्रेस की? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि एप्स्टीन का ही सब कुछ है। एप्स्टीन भी एक प्रभावी कारक है, मैं ये कह रहा हूं। और जो ये कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का डील हुआ, तो उसकी गहराई में जाए कि उसकी इब्तिदा कहां से हुई थी। तीसरी बात, यानी भारत अमेरिका डील के बीच में अगर फैक्टर्स खोजे जाएंगे तो उसमें एक अहम फैक्टर एप्स्टीन का निकल कर आएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहे हैं, और ये मन की बात सुनाते थे आपको, पत्रकारों को बात नहीं करते थे। अब जब हम विपक्ष की भूमिका में इनको पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो ये वही अभी जी रहे हैं 2014 में कि कोई बोलेगा नहीं, और ये कहते थे कि राहुल गांधी बोलिए, चुनाव में भेज दीजिए, हमारी सीटें बढ़ जाएंगी। अब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है। अब ये कह रहे हैं कि बोलिए मत,
हिंदी है। में बोलते हैं तो ये लोग कहते हैं अंग्रेजी में बोले, क्यों बोले? लेकिन आज देखिए भरपूर अंग्रेजी मौका दिया बोलते गया, तो हिंदी क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी को बोलने का मौका भी दिया गया और राहुल गांधी ने बोला भी। अब जो है सियासी संग्राम घमासान भी उनके बयानों पर तेज होता हुआ देखा जा रहा है। फिलहाल आप दोनों का ही इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की ये लड़ाई अब एपिस्टीन फाइल तक पहुंच चुकी है। आज सदन में राहुल गांधी ने जिस आक्रामक तेवर के साथ सरकार को घेरा है, उसकी चर्चा जोरों शोरों पर हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी ने एपिस्टीन फाइल का जिक्र कर दिया, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर भी जमकर बरसते हुए राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी के आक्रामक तेवर को जहां भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो झूठ फैलाने की, भ्रम परोसने की राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं भ्रम के दावे पर, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने भी अपने बयानों में, अपने स्टेटमेंट में करेक्शन करते हुए ये दावा किया है कि अब कमिटेड नहीं है भारत इंडिया से $500 बिलियन का व्यापार करने के लिए। इस पूरे मुद्दे पर जो सियासत है वो लगातार गर्माती जा रही है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। देखना है होगा कि कब तक अमेरिका और भारत के बीच ये जो डील है इस पर क्लैरिटी कब मिल पाएगी और कब विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को कब घेरना बंद करेगा या फिर सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।